एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है ईशा एंड जैसे कि हम पिछले कुछ हफ्तों से एक एक इंडस्ट्री कवर कर रहे हैं, आज भी हम एक वाइटल इंडस्ट्री के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो बिफोर वी डाइव इनटू इट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि investyadnya.in पे काफी एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं। आप कूपन कोड रेड यूज करके 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं हमारे सब रिसर्च प्रोडक्ट्स पे, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर और मॉडल पोर्टफोलियोज पे। तो जरूर हमारी वेबसाइट investyadnya.in चेक करें एंड हमारे प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करें। सो लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। तो हम अभी इलेक्ट्रिसिटी के बिना एक दुनिया इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। राइट फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स टू इंटरनेट, कुछ भी नहीं होगा अगर दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ऐसे फंडामेंटल इंडस्ट्री को आज हम एनालाइज करेंगे कि ये बैकबोन है क्या, एग्जैक्टली ये इंडस्ट्री कैसे स्ट्रक्चर्ड है, हम ये इंडस्ट्री में से स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हैं, कंपनीज क्या करती है, ये फंडामेंटली अंडरस्टैंड करके। सो लेट्स लुक एट व्हाई वी शुड लुक एट द पावर सेक्टर, कि ये इंडिया को इतना फंडामेंटल क्यों है, कैसे चेंजेस बने हैं। सो अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा तो इंडिया में इनिशियली बहुत पावर कट्स होते थे एंड अभी वी आर इन अ पोजीशन दैट वी आर अग्रेसिवली एक्सपांडिंग आवर पावर ग्रिड स्ट्रक्चर। तो हमारा एक ऐसे पावर डेफिसिट टू अ सरप्लस स्टोरी है इंडिया की। इंडिया का पीक पावर डिमांड एक ऑल टाइम हाई हिट किया है 270 गीगावाट के ऊपर रिसेंटली। काफी गर्मी थी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी पीक पे चल रही है, तो दिस ऑल टाइम हाई वाज मेड रिसेंटली। एंड इंडिया की अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 520 गीगावाट्स की है एंड गवर्नमेंट 500 गीगावाट्स का सिर्फ नॉन फॉसिल फ्यूल्स का टारगेट रखता है टिल 2030। सो दैट मेक्स इट अ वेरी लुक्रेटिव इंडस्ट्री टू लुक एट इन टर्म्स ऑफ एक्सपांशन। देन गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली 9 लाख करोड़ का केपेक्स भी अनाउंस किया है हमारी ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुधारने। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर आल्सो। नेक्स्ट इसका वैल्यू चेन समझते हैं। आपको एक सिंपल से एनालॉजी दूं तो एक प्रिंटिंग प्रेस हजारों कॉपीज प्रिंट करती है, यानी कि जनरेशन। देन वो प्रिंटिंग प्रेस ट्रक्स को ये पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करने भेजती है डिस्ट्रीब्यूशन हब्स में, अलग अलग सिटीज में। दैट इज ट्रांसमिशन। देन द नेक्स्ट पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन हब्स में से डिलीवरी बॉय आके आपको न्यूज़पेपर डिलीवर करता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सो इसमें पावर इंडस्ट्री में भी वी कैन विजुअलाइज इट एज जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच इज द एंटायर वैल्यू चेन इन द पावर इंडस्ट्री। तो जनरेशन मतलब एग्जैक्टली क्या यहाँ पे, यानी कि आप पावर जनरेट कर रहे हो या कोल से, पानी से, विंड से एंड सोलर से, ऐसे अलग अलग सोर्सेज होते हैं जहां से आप पावर जनरेट कर सकते हो। ये स्पेस में लिस्टेड कंपनीज जैसे कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन और एनएचपीसी जैसे प्लेयर्स हैं। इनके लिए कौन से बिजनेस मेट्रिक्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए इज 1 प्लांट लोड फैक्टर एंड लॉन्ग टर्म पीपीएस। लॉन्ग टर्म पीपीएस मतलब जो पावर परचेस अग्रीमेंट साइन करते हैं कंपनीज, उनसे रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है, फिक्स्ड रेवेन्यू जनरेट होता है। सो दैट्स अ की मेट्रिक वी कैन ट्रैक फॉर जनरेशन कंपनीज। देन द नेक्स्ट फेज इज योर ट्रांसमिशन फेज, मतलब आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो हाई वोल्टेज इंटरस्टेट लाइंस से। ये नेशनल ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे प्लेयर्स जैसे कि पावर ग्रिड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे कंपनीज का प्रेजेंस है एंड इनके लिए कौन से मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इनका फ्रेमवर्क इज बेसिकली वर्क्स ऑन देयर रेगुलेटेड इक्विटी मॉडल। इनको अप्रोक्सीमेटली 15.5% ROE अश्योर्ड मिलता है रेगुलेटर्स से। हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टिक टू द एंड ऑफ द वीडियो टू नो कि ये एग्जैक्टली रेगुलेटेड इक्विटी मॉडल है क्या, की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कवर करने वाली हूँ डेप्थ में। यहाँ पे ट्रांसमिशन में स्टेबिलिटी लगती है एंड देन लाइन अवेलेबिलिटी इज एन ऑल्सो क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस। एक ये यूटिलिटी लाइक बिजनेस है ट्रांसमिशन सेगमेंट। नेक्स्ट कमिंग टू योर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इनको डिस्कॉम्स बोलते हैं। तो ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी घर में या फैक्ट्रियों में पहुंचाती है। हिस्टोरिकली इंडिया के लिए ये वीकेस्ट लिंक है। देयर आर अ फ्यू रीजंस फॉर दैट, ये भी मैं बाद में कवर करने वाली हूँ। यहाँ पे टॉरेंट पावर और सीईएससी जैसे कंपनीज का काफी तगड़ा प्रेजेंस है। देन द की मेट्रिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपनीज दैट वी शुड मॉनिटर आर देयर AT&C लॉसेस, यानी कि इनके एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। यानी कि ये जो ऐसे लॉसेस होते हैं जिसके लिए कंपनी पावर तो जनरेट करती है बट इसके पैसे नहीं मिलते हैं, तो दीज आर सम लॉसेस दैट वी शुड मॉनिटर एंड विच शुड बी ऑन द मिनिमल साइड। देन स्मार्ट मीटरिंग अडॉप्शन भी अभी रिसेंटली काफी एक मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है ये इंडस्ट्री में। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग वी कैन मॉनिटर। जनरली ऐसे बोलते हैं कि जनरेशन एंड ट्रांसमिशन आर जनरली सेफर कंपनीज, क्योंकि इनके रेवेन्यूज थोड़े से फिक्स्ड इन नेचर होते हैं या प्रेडिक्टेबल इन नेचर होते हैं। इनका जो एक हाईली रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल है, इसकी वजह से इनको थोड़ा सा सेफ माना जाता है एज कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कैश कलेक्शंस होते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पावर इंडस्ट्री। तो द फर्स्ट बीइंग कि
इनका एक जो रेगुलेटेड रिटर्न्स मॉडल मैंने डिस्कस किया पहले, तो यहाँ पे द मेन फीचर इज कि FMCG जैसे सेक्टर्स में जैसे कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस खुद तय कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनीज ऐसे नहीं कर सकते। मेजर जो PSU प्लेयर्स है यानी कि NTPC, PGCIL, ये ऑपरेट करते हैं कॉस्ट प्लस रेगुलेटेड रिटर्न ऑन इक्विटी फ्रेमवर्क पे। ये गवर्न होता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। सो ये मॉडल में रेगुलेटर्स कंपनीज को 15% ROE गारंटी करते हैं। दे कवर देयर फ्यूल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर एक पावर कंपनी ने एक पावर प्लांट एस्टैब्लिश किया तो द रेगुलेटर्स विल कवर देयर फ्यूल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इससे क्या होता है कि रेवेन्यू वॉलिटिलिटी थोड़े हद तक कम हो जाती है एंड पावर प्लांट बनने के बाद इसके कैश फ्लोज 25 to 30 ईयर्स तक वर्चुअली गारंटी हो जाते हैं। इससे स्टॉक्स का रिस्क कम हो जाता है एंड कंपाउंडिंग यूटिलिटी असेट जैसे बिहेव करता है ये। अनदर रिस्की फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट इट इज हाईली लेवरेज्ड एंड हाईली कैपिटल इंटेंसिव। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स फंड होते हैं दोज आर नॉर्मली 70 to 30 डेट टू इक्विटी रेशियो में इनका फंडिंग नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे काफी हद तक डेट डिपेंडेंसी होती है। इंटरेस्ट रेट्स में अगर थोड़ा भी उतार चढ़ाव होता है तो इनके इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो सकते हैं। इनकी एक्सट्रीम डेट डिपेंडेंसी है तो फिर इंटरेस्ट रेट्स में थोड़े से उतार चढ़ाव होने के बाद भी इनके अर्निंग्स काफी हद तक इम्पैक्ट हो सकते हैं, विच इज अ बिट रिस्की ऑन द साइड फॉर द पावर कंपनीज। इनका बैलेंस शीट हेल्थ भी उतने ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है क्योंकि बहुत डेट होता है कंपनीज पे एंड कंपनीज कैन फेस अ लिक्विडिटी क्राइसिस इफ दे आर नॉट एबल टू सर्विस देयर डेट्स। नेक्स्ट, कमिंग टू देयर लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स। अगर एक कंपनी को एक सोलर प्लांट या फिर एक थर्मल प्लांट एस्टैब्लिश करना है तो उसको 3 से 7 साल का तो समय आराम से लगता है। सो दैट क्रिएट्स अ लैग बिटवीन द अनाउंस्ड केपेक्स एंड द टाइम टिल द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स जनरेटिंग रेवेन्यू। काफी साल जाते हैं कि कैपेसिटी अनाउंसमेंट आपके बॉटम लाइन तक इफेक्ट ले। तो फिर इट्स अ मैसिव लैग बिटवीन स्टार्टिंग पावर प्लांट एंड देन द पावर प्लांट जनरेटिंग रेवेन्यू। सो देयर इज अ मैसिव जेस्टेशन पीरियड फॉर दीज कंपनीज। इनमें हाई काउंटर पार्टी और ऑफटेक रिस्क भी ज्यादा है। खासकर ये डिस्कॉम्स का बॉटलनेक है। Historically, like I had said, that discoms are a bit weak link in India क्योंकि subsidized payments होते हैं, inefficient collections होते हैं, technical losses भी काफी high होते हैं। तो फिर discoms have been weaker in India by these reasons। and generation companies जो होती है वो directly घर या फैक्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी नहीं देती है, वो गवर्नमेंट यूटिलिटी कंपनीज को यानी कि डिस्कॉम्स को ये इलेक्ट्रिसिटी बेचती है एंड दीज आर नोटोरियस फॉर मेकिंग लेट पेमेंट्स टू द डिस्कॉम्स। तो फिर कलेक्शंस इनके डिले होते हैं या इनके रिसीवेबल days बढ़ सकते हैं and that could lead to a liquidity crisis for these companies and this trend has been visible in discoms for the past few years। but government ने initiative लिया है late payment surcharge apply करके to reduce these late payment। तो फिर if companies don't pay discoms on time then उनको late payment surcharge उनको pay करना पड़ता है। so that kind of incentivizes companies to pay the discoms on time। तो इसकी वजह से काफी re-rating ये सेक्टर में दिखाई दिया है recently। next we will discuss some company case studies। इंडिया में कौन से ऐसे मेजर पावर प्लेयर्स है उनकी हम थोड़ी कहानी देखेंगे। the first one NTPC। NTPC historically इंडिया का कोल किंग जाना जाता है but now it is playing a massive dual role। उसके NTPC के जो कोल से रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं it is now using that to fund a massive renewable energy transition। now they are transitioning from the coal to your renewable energy। so that is one thing that they are going through। इनका एक इन्वेस्टर मोड कह सकते हैं कि इनके स्टेडी रिटर्न्स हैं, इनका रेगुलेटेड एसेट मॉडल है, इसकी वजह से वो स्टेडी रिटर्न्स देते हैं। डिविडेंड्स इनके काफी डिसेंट आते हैं NTPC के। देन लोअर रिस्क है इनका री-रेटिंग का। नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज टाटा पावर। दिस इज एन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम प्ले और टाटा पावर इज नॉट इनटू प्योर प्ले यानी कि सिर्फ जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में नहीं है। इट स्पैन्स अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन एंड इन्होंने रिसेंटली रूफटॉप सोलर या फिर EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना चालू किया है। सो दैट हेल्प्स देम डाइवर्सिफाई अ बिट। तो इनका B2C ब्रांड प्रेजेंस भी काफी तगड़ा है। टाटा पावर सिर्फ गवर्नमेंट्स को नहीं बेच रहा है, वो बिजनेसेस को भी बेच रहा है और रूफटॉप सोलर कंपनीज जो है उनको भी बेच रहा है। सो दैट मेक्स helps them diversify and it's a high growth business। So definitely it's a company, a power company that should be on your track list। Then the next company is Power Grid Corporation। इनका sort of essentially monopoly ही है क्योंकि they transmit roughly half of India's electricity which is a majority chunk for them and इनका मोट है कि there is near zero volume risk in this and PGCIL काफी अच्छे dividends भी देता है। If you see the dividend payouts they are very attractive for retail investors and one of the reasons why
why people are attracted towards PGCIL. So it essentially acts as a fixed income bond with an equity upside. तो इतना रिस्क कम है इस PGCIL में, is what I want to convey. And ये नेशनल ग्रिड स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं राजस्थान एंड गुजरात जैसे स्टेट्स में, जहाँ पे काफी स्कोप है पावर कंपनीज को, एंड काफी प्रोजेक्ट्स भी स्केल कर रहे हैं पावर कंपनीज, क्योंकि वहाँ पे सोलर, एज यू नो, राजस्थान एंड गुजरात आर जोग्राफिकली वेल प्लेस्ड फॉर having solar projects in India, so that plays out very well for them, and PGCIL is also expanding their network there, so it's a good theme to watch. Then the next company is JSW Energy. It is one of the most aggressive plays in India right now. इन्होंने पिवटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है फ्रॉम देयर थर्मल डोमिनेंट पोर्टफोलियो टुवर्ड्स अ रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो, बहुत ही अग्रेसिवली किया है. हम जानेंगे आगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, बट एसेंशियली इफ वी सी द स्टोरी ऑफ JSW एनर्जी, वो ट्रेडिशनली एक थर्मल प्ले कंपनी थी, वो हेविली रिलायंट थी कोल पे अपने पोर्टफोलियो में, बट दे हैव पिवटेड फियर्सली रिसेंटली, एंड इन्होंने अपने ऑपरेशनल कैपेसिटीज को ऑलमोस्ट 13 गीगावाट्स तक स्केल किया है. उसमें से नाउ देयर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अकाउंट अप टू 60% ऑफ देयर पोर्टफोलियो. तो विच यू कैन सी कि इन्होंने कितने अग्रेसिवली थर्मल से रिन्यूएबल में ट्रांजिशन किया है. हाउ डिड इट? दैट इज नॉट बाय बिल्डिंग देयर ओन प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स. व्हाट दे डिड वाज टू अक्वायर स्ट्रेस्ड एसेट्स, या फिर एग्जिस्टिंग जो रिन्यूएबल एसेट्स है उनको बाय आउट किया, ऑपरेशनल एसेट्स को. जैसे कि रिसेंटली इनका जो महानदी का प्रोजेक्ट है इन्होंने अक्वायर किया था, कि एसेट अक्वायर किया था. नाउ इट इज अ कैश generating asset for them. Then they are also the first movers in battery storage या फिर pumped hydro storage, energy storage, जो अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री में. they have the first mover advantage in that also. JSW Energy का एक मोड कह सकते हैं कि उनको JSW ग्रुप ऐसे बड़े कंग्लोमरेट का बैकिंग है जिसकी नेटवर्थ इज $23 billion. तो we can see that it is backed by such a big conglomerate who can afford से ज़्यादा who can aggressively scale up according to the changing trends, and ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक जल्दी बना सकते हैं. तो दे हैव दैट बैकिंग, एंड ये 30 गीगावाट्स की कैपेसिटी टारगेट कर रहे हैं टिल 2030. एंड इन्होंने इनका बिजनेस मॉडल जो है थोड़ा सा डी-रिस्क किया है. इनके 85% कैपेसिटीज है, दोज आर टाइड अप टू योर लॉन्ग टर्म PPAs, यानी कि इनके फिक्स्ड रेवेन्यूज आते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर देम. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द मेगा ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री दैट आर टेकिंग प्लेस. फर्स्ट बीइंग द स्टोरेज रेवोल्यूशन. तो लाइक वी आर मूविंग फ्रॉम थर्मल टू रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर कैपेसिटीज हम काफी हद से बढ़ा रहे हैं. वी आर अ लीडर इन दैट. सोलर एनर्जी कैनॉट बी जनरेटेड एट नाइट, सो रात को सोलर एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, तो हमको स्टोर करनी पड़ती है. तो यहाँ से हमारा फोकस जनरेटिंग टू स्टोरिंग चले गया है, एंड हम मैसिव पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेजेस या फिर BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यूज कर रहे हैं कि ग्रिड स्टेबलाइज हो जाए रात को. देन द नेक्स्ट इज योर ट्रांसमिशन बूम. लाइक आई हैड मेंशन्ड अर्लियर इन द वीडियो दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ मैसिव capex of 9 lakh crores to strengthen our transmission network, which is very essential for the entire power value chain. क्योंकि अगर एक भी स्टेप में गलती हुई या फिर एक भी स्टेप फेल करता है, तो द एंटायर power industry can collapse, या फिर it can face major disruptions. तो this transmission is one of the key parts in this industry. तो हमें वो पहले strengthen करना है, and the government is giving massive infrastructure benefits to these companies to do that. Then the next is coal reality check. तो हो क्या रहा है, जैसे हम सोलर की तरफ मूव कर रहे हैं, हमारा डिमांड भी उतना ही बढ़ते जा रहा है. सोलर इज probably not able to keep with the pace of the demand right now. So we are also expanding our thermal capacities to act as a backup shield for those for the demand gap that there is. या फिर अगर blackouts हुए तो thermal should have the capacity to back up for what solar cannot make up. तो this is also one of the trends that we can see कि सिर्फ solar नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ रिन्यूएबल नहीं बढ़ रहा है, we're also strengthening our existing thermal capacities. या फिर कोल पे डिपेंडेंस हमारा अभी तक बना रहेगा जब तक रिन्यूएबल्स कैन कीप अप विद इंडियाज ग्रोइंग डिमांड. देन द नेक्स्ट इज स्मार्ट ग्रिड्स एंड योर कार्बन मार्केट्स. तो रिसेंटली आपने काफ़ी कॉन कॉल्स में या प्रेजेंटेशंस में पढ़ा रहेगा कि स्मार्ट मीटरिंग्स चालू किए हैं, यानी कि यूटिलिटी कंपनीज कैन डायरेक्टली मेजर कितना यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं घरों से, फैक्ट्रियों से, एंड दे कैन कलेक्ट फॉर द सेम, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कम होगी. सो अभी तक 4 करोड़ डिजिटल मीटर्स इंस्टॉल हुए हैं. इससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज
काफ़ी हद से बेनिफिट हो रही है, उनको कैश इंस्टेंटली सिक्योर हो रहा है। देन द ग्रीन प्लेयर्स आर ऑल्सो गेनिंग अ ब्रांड न्यू स्ट्रीम रेवेन्यू स्ट्रीम बाय सेलिंग द कार्बन क्रेडिट्स। तो कार्बन क्रेडिट्स मार्केट में बेच के उनको रेवेन्यू स्ट्रीम वो भी थोड़े से अमाउंट में जनरेट हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री। सो दिस वॉज इट विद द पावर इंडस्ट्री, बट बिफोर वी एंड द वीडियो आई हैव अ क्विज फॉर यू। एक पावर कंपनी ऐसी है जो एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट को बिलोंग करती है इंडिया के, जो अभी खावड़ा गुजरात में एक बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बिल्ड कर रहा है, जो 5 times द साइज ऑफ पेरिस बनेगा बाय 2030। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये कंपनी गेस कर सके। एंड दस वन मोर हिंट कि ये कंपनी के इंडस्ट्री लीडिंग एबिडा मार्जिन्स है 91% के, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 91 रुपीज़ फॉर एवरी 100 रुपीज़ दैट यू अर्न। सो दिस इज़ अ फेयरली ईजी कंपनी टू गेस। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये कौन सी कंपनी है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू येदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी। थैंक यू।